नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं। दरअसल टिहरी झील में ज़बरदस्त तूफान आया, जिससे 4 पर्यटक झील में फंस गए, जिनको बोट ऑपरेटर की तरफ से बचाया गया। आपको बता दें कि टिहरी झील में आए जबरदस्त आंधी तूफान से करीब 2 दर्जन से अधिक बोटों को नुकसान पहुंचा है, जबकि तेज तूफान के कारण अन्य बोटों की बॉडी आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही कई बोटों में पानी भर गया। यहां बोटिंग का लुत्फ उठाने आए 4 पर्यटकों को बोट ऑपरेटरों ने झील के बीच में तूफान से बचाया। इस दौरान बोट संचालकों ने शासन प्रशासन से झील किनारे खड़ी बोटों की सुरक्षा के इंतजाम करने और क्षतिग्रस्त बोटों को मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान श्रीगंगा भागीरथी बोट यूनियन के संरक्षक कुलदीप पवार ने बताया कि शाम के समय टिहरी बांध की झील में जबरदस्त आंधी तूफान आया। उस वक्त सभी बोट पॉइंट पर खड़ी थी। बताया गया कि 2 दर्जन से अधिक बोटों को नुकसान पहुंचा है। आंधी तूफान से बोट आपस में टकरा गईं, जिससे कि सारी बोटें क्षतिग्रस्त हो गईं। आपको उन्होंने कहा कि झील में 105 बोट रजिस्टर्ड हैं, जबकि जेटी सिर्फ 30 से 40 बोटों के लिए ही है। बूथ यूनियन के शासन प्रशासन से मांग करने पर कहा कि झील में जेटी की संख्या बढ़ाए जाने पर आंधी तूफान जैसी घटनाओं के समय बोटों की सुरक्षा हो सके। मांग की गई है कि तूफान से बोट संचालकों को हुए नुकसान का मुआवजा और बोटिंग स्थल पर सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। आज टिहरी झील में 2016 के बाद पहली बार सबसे बड़ा तूफान आया, जिसमें कई सारे पर्यटक भी फंस गए थे। हमारे कुशल तैराकों ने उनको तो बाहर निकाल दिया, सब कुछ सकुशल है, परंतु जो टिहरी झील से जो लोकल स्थानीय बोट मालिक थे, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। लगभग 30 से 40 बोटें यहाँ पर डूब चुकी हैं और कई बोटों को जिनके इंजन टूट गए हैं, कई बोटों के सीट टूट चुकी है, कई बोटों की बुरी तरह से नुकसान हुआ है। इसका निश्चित तौर से टिहरी झील प्राधिकरण और प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं कि टिहरी झील में हम बार-बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जेटियों की व्यवस्था की जाए। 105 बोटें हो चुकी हैं, परंतु अभी तक 40 ही बोटें लगाने की जेटी है और प्रशासन ने जो जेटी 12 बॉक्सों की जेटी होती थी, उसको 6 बोटों की जेटी बना दी है और जिससे कि 105 बोटें लग सक रही हैं। परंतु ये जेटी नाकाफ़ी हो रही हैं, जिससे कि बोटें डूब रही हैं। बोटें लगाने का सकुशल स्थान नहीं है, जिससे कि बहुत सारे बोट मालिकों को नुकसान हो। आप देखेंगे बहुत सारे मेरी जो वीडियो यहाँ पर आप देखेंगे, इस वीडियो में जो एक ऐसा युवा जो टिहरी के लिए एक संघर्ष कर रहा था, टिहरी झील को बढ़ाने का काम कर रहा था, आज उसकी कमर टूट चुकी है और निश्चित तौर से मुझे लगता है कई दिनों तक टिहरी झील में अब बोटिंग हो नहीं सकती। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ बायोमेट्रिक से अब राशन बांटा जाएगा। बता दें कि प्रदेश के राशन की सभी दुकानों में बायोमेट्रिक के माध्यम से ही सभी राशन का बांटा जाएगा। हर महीने की 20 तारीख को खाद्यान्न बांटा जाएगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में संबंधित राशन विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार अभियान चला रही है। राशन की सभी दुकानों में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू कर चुकी है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने तहसील हरिद्वार स्थित कार्यालय में बायोमेट्रिक राशन वितरण प्रणाली को लेकर सभी जानकारी दी और बताया कि हरिद्वार के समस्त सरकारी राशन की दुकानों को ऑनलाइन कर दिया गया है और सभी को बायोमेट्रिक के द्वारा राशन वितरण के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे कि सभी को सही तरीके से राशन मिल सके। सरकारी राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक तरीके से अंगूठे लगाकर राशन बांटा जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर बायोमेट्रिक मशीन पर परिवार के किसी एक सदस्य की फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो पाती है तो परिवार के दूसरे सदस्य के फिंगरप्रिंट स्कैन कर राशन ले लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली में राशन वितरण के लिए ट्रांसपेरेंसी के साथ राशन वितरण हो सकेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। हर क्षेत्र में राशन इंस्पेक्टर मौके पर जाकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। अगर कहीं से भी कोई ऐसी सूचना मिलती है जिससे कि राशन डीलर की तरफ से कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा है तो उसकी जांच कराकर तत्काल प्रभाव में उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमने जो है सारी अपनी जनपद की जो है समस्त उचित दुकानों को जो है ऑनलाइन किया है और सभी को बायोमेट्रिक और जो है लैपटॉप उपलब्ध कराए हैं। जिनको बायोमेट्रिक और लैपटॉप उपलब्ध नहीं करा पाए तो उनको हमने पॉज मशीनें उपलब्ध कराई हैं और सबको ये व्यवस्था की है कि सभी कार्ड धारकों को जो है
बायोमेट्रिक लगा के, अंगूठा लगा के और उससे राशन मिले। कई दुकानों पे ये समस्या आ रही है कि उनके अंगूठे नहीं मिल रहे हैं, तो दूसरी उंगली लगाएं। अगर उस पर उनकी खुद की नहीं लग रही हैं तो अपने परिवार के दूसरे सदस्य, जो कि एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो दूसरे परिवार के सदस्यों को बुला के उसको बायोमेट्रिक करके राशन दिया जा रहा है। और सबके दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं शासन की मंशा के अनुसार कि वो जो है केवल बायोमेट्रिक राशन बांटें, ताकि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी और हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअल कितना जो है बंटवारा है, और भारत सरकार तक इसकी डायरेक्ट रिपोर्ट चली जाती है। तो ये जो है पारदर्शिता के लिए बहुत अच्छा है और मॉनिटरिंग के लिए भी अच्छा है। ब्रिटेन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं। दरअसल रुड़की में अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखे फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री पर बीडीएस और कलियर थाना पुलिस के संयुक्त रूप से छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बारूद की बरामद किया, जो कि पटाखा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मौके से जाकिर नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस अब पटाखा फैक्ट्री की जांच कर रही है। दरअसल पिछले साल इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें फैक्ट्री कर्मी सहित 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि कलियर थाना पुलिस और बीडीएस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में एक बार फिर से वही पटाखा फैक्ट्री संचालित होने लगी है, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और बीडीएस की संयुक्त टीम उस स्थान पर छापेमारी करने पहुंची और वहां से भारी मात्रा में बारूद बरामद हुआ और पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बारूद पुलिस ने गिरफ्त किया गया। साथ ही टीम को भारी मात्रा में तैयार किए गए पटाखों के भी बरामद किए। वहीं पुलिस ने मौके से एक जाकिर नामक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फिलहाल सामान अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस फैक्ट्री में पहले भी एक ब्लास्ट हो चुका है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में कलियर थाना प्रभारी मनोहर लाल भंडारी ने बताया कि बीडीएस की टीम के साथ मिलकर पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। मौके से भारी मात्रा में पटाखा बनाने की सामग्री बरामद की है, तो वहीं मौके से जाकिर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष का कहना है कि मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। देखिए, पोल्ट्री फार्म के आड़ पर एक आदमी अवैध पटाखे बनाने की फैक्ट्री चला रहा है बिना लाइसेंस के। इस पर छापेमारी की गई थी पीडीएस टीम के साथ। तो मौके पर काफ़ी मात्रा में बारूद बनाने की सामग्री मिली है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जांच की जाएगी और जो भी शामिल होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मिला है हमें जो जाकिर हमने हिरासत में लिया है, जो इसका ये कारोबार है, और बाकी जांच की जाएगी। जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ नगर पालिका तय बाजारी के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। बता दें कि काशीपुर से सटे महुआ खेड़ागंज नगर पालिका में तय बाजारी की वसूली के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। ये खेल नगर पालिका के चेयरमैन और सभासदों की मिली भगत से चल रहा है। नगर क्षेत्र में आने जाने वाले सभी वाहनों से नगर पालिका वसूली कर रही है। लाखों रुपए के खेल पर पहले भी आधिकारिक रोक लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके भी पालिका के बोर्ड आखिर क्यों इस वसूली के पक्ष में बहुमत साबित कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल पालिका की कार्यशैली पर खड़ा हो रहा है। बता दें कि सूबे के मुखिया भले ही ईमानदार सरकार चलाने के दावे करते हों, लेकिन धामी सरकार में नोटों का खेल अवैध रूप से वसूली से चल रहा है। नगर पालिका महुआ खेड़ागंज में तय बाजारी की वसूली के नाम पर अवैध वसूली का खेल पूरा नगर पालिका खेल रहा है और इस खेल को पालिका की बोर्ड बैठक में रखकर पूरी तरह से व्यू रचना रची जा रही है, जिसके लिए वसूली पर 5 कर्मियों की तैनाती की गई है। यही नहीं, इनमें से 3 आउटसोर्स के माध्यम से यहां कर्मचारी रखे गए हैं, ताकि पूरा खेल इतनी आसानी से हो सके कि सभी की जेबें भर सकें। अब रही बात नियमों की, तो पालिका के नियम के तहत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन वसूली का खेल तब फेल हुआ जब नगर क्षेत्र के हर वाहन से मनमाने पैसे वसूलने शुरू कर दिए, चाहे वो पालिका क्षेत्र में हो, रुके हों या ना रुके हों, लेकिन पालिका अपनी वसूली जरूर कर रही है, जबकि नियम अनुसार वो वाहन नगर क्षेत्र में वाहन से माल उतारेगा या अनलोड होगा, उसी से तय बाजारी का शुल्क लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पालिका की सड़क से गुजरना भी हो तो फिर पालिका कोई अवैध वसूली की जाएगी। इस अवैध वसूली के खिलाफ उनके सामने शिकायतें भी मिल चुकी हैं, जिसको लेकर वो जल्द ही कार्रवाई करेंगे।
तो वहीं अवैध वसूली की शिकायतों के बावजूद आखिर प्रशासन क्यों इन बातों की अनदेखी कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। वहीं तय बाजारी के नाम पर चल रही अवैध वसूली पर आखिर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये तो रोड के लेते हैं बिना फालतू वो लेते हैं तय बाजारी, और इस पर कोई तय बाजारी नहीं है। आप ये माल कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ ले जाओगे? काशीपुर से लाते हैं, संभल जाता। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, अगर ये कितने रुपए की रसीद और कितना आप दे रहे हैं? ये 50 रुपए की है, 100 रुपए लेते हैं। अच्छा। और अगर नहीं देते हैं तो क्या ना देते हैं तो बदतमीजी करें, गाली बगे, पीछे मोटरसाइकिल डाल दें हमारे। अवैध वसूली ये एक तो नहीं हो रही है, वहाँ से पखड़िया पे आ रही है और बीरपुर से, और एक आगे हो रही है उससे फाटक से निकलते ही। उनके से आओगे जब भी काटेंगे, ये देखेंगे हम चोखा तो काटेंगे जरूर। किलोज के अकॉर्डिंग 1 रुपया प्रति कुंटल या 100 रुपये प्रति फेरा जो वाहन यहाँ पर अनलोड होगा, जो माल उतारेगा, उससे लिया जाएगा। अन्यथा किसी और आने जाने वाले से किसी से वाहन से माल उसका तय बाजारी का पैसा नहीं लिया जाएगा। पालिका द्वारा व्यवस्था के अंतर्गत 5 लोगों की ड्यूटी लगाई है। 2 पालिका कार्मिक हैं, 3 आउटसोर्सर नियुक्त किए गए हैं जो वसूली का कार्य करते हैं, एक निरीक्षक के रूप में और एक वसूली इकट्ठी करके बैंक में जमा करते हैं। उन्हीं के द्वारा वसूली कार्य, अन्यथा और कोई आदमी इसमें नहीं लगा, ना कोई ठेका इसका दिया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि नगर पालिका महुआ खेड़ागंज है, इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें मैंने ईओ को निर्देशित किया था कि नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए, और अभी भी शिकायतें मिल रही हैं तो इस पर औचक निरीक्षण करके और जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं। दरअसल यहां एक डॉक्टर पर रंगदारी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि डॉक्टर को बदमाशों ने धमकी दी और उनसे पैसे वसूलने के लिए उनसे बच्चे के अपहरण करने की भी धमकी दे डाली। हल्द्वानी के एक डॉक्टर ने फोन पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। एक बदमाश ने डॉक्टर को जान से मारने और बच्चे के अपहरण करने की धमकी दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर वैभव उत्तर रामपुर रोड पर गर्व हॉस्पिटल चलाते हैं। बीते सोमवार की शाम एक अज्ञात नंबर से उनके निजी मोबाइल फोन पर फोन आया। कॉलर ने धमकाते हुए कहा कि 3 करोड़ रुपए की रकम जहां बताऊं वहां पर पहुंचा दें, अगर पैसा नहीं दिया तो उन्हें जान से मार देंगे और उनके बच्चे को भी अपहरण कर लिया जाएगा। इसके बाद उसका फोन काट दिया गया। इस दौरान एसएसपी पंकज भट्ट ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए। वहीं एसपी सिटी हल्द्वानी हरबंस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की शाम डॉक्टर के नंबर पर 3 करोड़ की फिरौती के लिए फोन आया, जिसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं कॉलर के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने के लिए टीम गठित की गई है। सर्वेलांस टीम को मिली लोकेशन के आधार पर पुलिस टीमों को रवाना कर दिया गया है। जैसे ही टीमों को किसी को पकड़ लेकर आती है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी मेरे संज्ञान में नहीं है और इसकी जानकारी लेने के बाद ही मैं इसमें कुछ कहूँगा, लेकिन टीमें मेरी रवाना हो गई थी। अगर वो किसी को लेके आएंगे तो उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे पूछताछ करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने पुष्पा गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि टिहरी पुलिस अपराध पर नकेल कस रही है। अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने सरकारी संपत्ति चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिले के कीर्ति नगर थाना क्षेत्र में पुष्पा गैंग के 7 सदस्यों को हाईवे पर क्रैश बैरियर चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। यह गैंग टिहरी मलेथा नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक लगे क्रैश बैरियर पर हाथ साफ कर रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें चोरी करते हुए मौके पर ही दबोच लिया। इनके पास से पुलिस को 8 लाख की लागत के 48 क्रैश बैरियर मिले हैं। साथ ही 2 लग्जरी गाड़ियां भी इनसे बरामद हुई हैं। पकड़े गए आरोपियों में से एक पश्चिम बंगाल का है और बाकी सभी 6 आरोपी यूपी के रहने वाले हैं।
हमारी गश्त पार्टी निकलती है, तो गश्त पार्टी को सूचना प्राप्त हुई कुछ बाहर के लोग हैं, वो संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और जो सड़क किनारे क्रैश बैरियर होते हैं, लोहे के जो गहरे गटर होते हैं और क्रैश बैरियर होते हैं, उसको जो है चोरी करने की फिराक में। तो इस सूचना पर थाने में सूचना आई थी, तो हमारे थाने से टीम गई और चौकी दुर्घटना से टीम गई। मौके पे जाके जब हमने देखा तो वहाँ पे 7 लोग थे। उन्होंने जो सड़क किनारे जो क्रैश बैरियर होते हैं उनको निकाल रखा था और उनको निकाल के उसको चोरी करके ले जाने के उसमें तैयारी है। काशीपुर में बदमाशों और दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ बंदूक की नोक पर फैसले होने लगे हैं। दरअसल प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिले उधम सिंह नगर में फिर से बंदूक की नोक पर फैसले होने लगे हैं। बीते दिन अवैध खनन के खुदान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी। वहीं गोलीकांड होने के कुछ दिन बाद पुलिस ने एक बदमाश को 12 बोर तमंचे के साथ गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया है कि अन्य बदमाशों को भी जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। बुलेटिन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक नैनीताल बैंक मैनेजर को कुछ अज्ञात लोगों ने पीछे से गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि बाजपुर में आए दिन गोलियां चलने की वारदात सामने आ रही हैं। क्षेत्र में लगातार चल रही गोलियों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस लगातार हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला बाजपुर के नैनीताल रोड का है, जहां ग्राम बरहेनी में स्थित नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक और को अज्ञात हमलावरों ने पीछे से गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बाजपुर के बरहेनी स्थित नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक विवेक यादव मंगलवार को बैंक के से काम करके कार से घर जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने पीछे से कार लगाकर उनको पर गोलियां चला दी, जिससे कार में सवार बैंक के शाखा प्रबंधक विवेक यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी कार अनियंत्रित होकर बाइक से जा टकराई, जहां बाइक सवार युवकों ने घायल बैंक मैनेजर को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टरों ने गोली लगने से घायल विवेक यादव का प्राथमिक उपचार कर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस दौरान बाजपुर सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि गोली चलने के कारणों का अभी तक भी कुछ पता लगाया जा रहा है और अभी तक भी इस मामले में कुछ पता नहीं लगा। मामले की जांच के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नैनीताल बैंक बरहेनी में बैंक मैनेजर हैं, ये विवेक यादव हैं और ये अकेले यहाँ बाजपुर में पहाड़ी कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। तो ये कल शाम को अपना बैंक से काम ख़त्म करके जब ये लौट रहे थे तो नमूना के पास पीछे से इन्हें किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मारी है, जो कि इनके कमर के आसपास लगी है। इनको तत्काल हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और उसके बाद इन्हें हल्द्वानी रेफ़र किया गया है। इनके माता पिता को सूचना दी गई, इनके परिजन आ चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन्होंने भी अभी इनकी तबीयत ठीक है
परंतु अभी कुछ विशेष बात इन्होंने बताई नहीं है। हम लोग सभी सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का अवलोकन इसमें कर रहे हैं। बुलेटिन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक युवक ने उनके बेटे के साथ गलत व्यवहार करने के बाद बाबा के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति की तहरीर पर उनके बेटे के साथ अनैतिक करने के आरोप में बाबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी बाबा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है, जबकि पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि बाजपुर कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि कालाडूंगी में ग्राम खेड़ा खान निवासी बाबा गणेश दत्त उनके नाबालिग पुत्र को पढ़ाई के लिए बहाने कुछ समय पहले ही घर से ले गए थे। पीड़ित पिता ने बताया कि जब वह अपने बेटे से मिलने पहुंचा तो उसके बेटे ने ये सारी घटना की जानकारी उन्हें दी, जिसके बाद पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर पर बाबा गणेश दत्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए बाबा को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और नाबालिग का मेडिकल कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी बाबा को जल्द को न्यायालय भेज दिया गया है और अब इस मामले की जाँच की जा रही है। तहरीर प्राप्त हुई थी बरहनी क्षेत्र से। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि उनका एक 11 वर्षीय नाबालिग बेटा एक बाबा के पास रह रहा था और बाद में ये पता चला है कि उन्होंने उनके साथ कुछ अप्राकृतिक दुष्कर्म जैसी काम किया है। तो इसमें हमारी पुलिस ने तुरंत सतर्क होकर कार्य किया और इसमें तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया। बच्चे से भी पूछताछ की गई और बच्चे ने सारी बात बताई है। उसके बाद इन बाबा को हमने अरेस्ट कर लिया है। बुलेटिन में बात अब श्रीनगर की कर लेते हैं। दरअसल श्रीनगर में एक घर में अचानक गुलदार घुस आया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि श्रीनगर में गुलदार के घर में आग धमकने से पूरा हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस के जवानों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद किया। दरअसल आधी रात को कमलेश्वर स्थित एक घर में गुलदार घुस आया। सुबह जब घर के लोगों ने सीढ़ियों के नीचे गुलदार को देखा तो उनमें भय का माहौल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की तरफ से वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कड़ी कोशिश की, जिसके बाद कड़ी मशक्कतों के बाद वन विभाग के आर्मी ने गुलदार को बेहोश कर पिंजरे में कैद कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार की उम्र 1.5 साल है और जंगलों में आग लगने के कारण यह बस्तियों की ओर आया है। बताया गया है कि गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है, जिसे पौड़ी के जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। श्रीनगर में गोपाल जी के घर में संभवतः कल रात को ये घुस गया था। उनके द्वारा सूचना देने पर मैंने तत्काल अपनी रेस्क्यू टीम को भेजा और डॉक्टर रजनीश पांडे जी के नेतृत्व में जो है हमारी टीम ने इसको सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी प्रथम दिशा देखने में ये 1.5 साल से ऊपर लग रहा है और इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके जो है हम इसको अपने रेंज कार्यालय नागदेव भी ले जा रहे हैं। उसके ऊपर उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे फिर अग्रिम कार्रवाई की जाए। थोड़ा हमें वहाँ पे स्पेस की कमी थी, जो कि हम गन को सही नहीं कर पाए, इसलिए आधा घंटा हमें ट्रांसलाइज करने में लग गया और आधा घंटे के भीतर ट्रांसलाइज हो गया था। इसको करके उसको वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। वन विभाग वाले उसे अपने रेंज में पौड़ी ले चुके। बुलेटिन के आखिरी में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ के बाज़ारों में जैसे ही काफल पहुँचा तो लोगों की भीड़ उसे खरीदने के लिए उमड़ पड़ी। बता दें कि गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में फलों की बहार आ जाती है। पेड़ मौसमी फलों से लदना शुरू हो जाते हैं। इसी कड़ी में काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक है। मौजूदा सीज़न में पहली बार जब पहाड़ों से काफल हल्द्वानी के बाज़ार पहुंचा तो देखते ही देखते खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। 240 रुपये के किलो की कीमत वाला काफल अल्मोड़ा के लमगाड़ा क्षेत्र में से हल्द्वानी पहुंचा। हालांकि जंगलों में आग लगने और समय से बारिश नहीं होने से इस बार काफल में रस की कमी ज़रूर आई है। ऐसे में जब खट्टे और मीठे स्वाद से भरपूर काफल पहाड़ों से निकलकर हल्द्वानी में तहसील के पास बिकने लगा तो लोगों में इसे खरीदने के लिए देरी नहीं लगाई। बताते चले कि पहाड़ों से 4000 फीट से 6000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगने वाला काफल स्थानीय ग्रामीणों की आर्थिक का जरिया है। बात अगर सेहत की करें तो काफल एंटीऑक्सीडेंट कई गुणों से भरपूर है और शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है।
काफल सांस संबंधी समस्याओं और डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इन दोनों तराई क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही पर्यटकों का रुख पहाड़ की ओर है। ऐसे में सैलानी भी यहाँ पहाड़ की ठंड और का मजा ले रहे हैं और रसीले काफल का स्वाद लेने से नहीं चूक रहे हैं। काफल का फल बहुत ही हमारे पहाड़ी लोगों के लिए अच्छा है और लॉकडाउन में हम इसका स्वाद तो ले नहीं पाए, लेकिन अभी ले रहे हैं, जो हमको बहुत अच्छे लगता है। हमारा जो इस पर गाना भी है जो हमारे पहाड़ का है, वो हर जगह विख्यात भी है। बहुत ही स्वादिष्ट है और मीठा भी है। यह पहाड़ के जंगलों में पाया जाता है और कहाँ पूरे इंडियन के और कहीं नहीं होता है, केवल अपने ही उत्तराखंड देवभूमि होता है। कामफल, ये कामफल हमारे पहाड़ का फल है। बड़ी मुश्किल से आज ये हमको हल्द्वानी में मिल गया है। इसको देख के इतनी खुशी हुई हमें कि हम इसको तुरंत ले लिया। कितने रुपए किलो लिया आपने? हमने लिया 80 का आधा किलो, 90 का आधा किलो, 180 रुपये किलो। 60 किलो काफल लाते हैं, एक दिन में बिक जाता है। हम जैसे कि 10 साल से इधर काफल बेच रहे हैं, बहुत अच्छे बिक्री चलता है इसका और बहुत मशहूर फल होता है। लमगड़ा का काफल है, अल्मोड़े से लाते हैं हम खरीद कर और बढ़िया स्वाद है इसका और बुखार उखार में सब में अच्छा रहता है। 4000 से 6000 के ऊंची पहाड़ियों पर उगने वाला काफल जैसे ही बाजारों में पहुंचा तो लोगों की भीड़ इसे खरीदने के लिए उमड़ पड़ी। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।